बेटा हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर अपने 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर लिए थे। आज हम आ रहे हैं अपने चौथे मेन ऑब्जेक्टिव्स की तरफ और हमारा जो चौथा मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। और ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। बेटा याद रख ले, इससे रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसको आप सही तरीके से सीख लेंगे तो समझे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो बेटा आपने देखा था कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. A, B, C they all belongs to real number। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जरा बेटा तवज्जो दे, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप लोग देखें कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। सो बेटा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन does not contain fractional form। ये पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि उसके अंदर कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर है तो समझो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और उसके लिए फ्रैक्शनल फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और फ्रैक्शनल फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज कर लेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट fractional form then we take LCM first। पहले हमें एलसीएम निकाल लेंगे एंड देन अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। to remove फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन मौजूद हो तो पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे ताकि फ्रैक्शन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए।
और हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो जाए। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात आ गई, आपने कहीं पर फ्रैक्शनल वैल्यूज देख लिया, तो फौरन आप लोगों ने एलसीएम निकालना है और उसके बाद आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और एलसीएम आप लोगों को प्रीवियस क्लासों से सिखाया जाता है कि कैसे निकाल लिया जाता है। जैसे बेटा यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए बेटा, आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब इसके अंदर आप लोग देख ले तो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म है और मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको खत्म करने के लिए एलसीएम एंड देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा जब हम इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाता है, x इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाता है। आपको पता है डिनोमिनेटर में जितने भी डिफरेंट टर्म्स आएंगे उन तमाम टर्म्स को हम एलसीएम में शामिल कर लेते हैं। रिपीटेड टर्म हो तो एलसीएम में एक बार लिखा जाता है। अगर आप लोगों के पास सेम टर्म्स हो, पावर डिफरेंट हो, तो हाईएस्ट पावर को एलसीएम में शामिल किया जाता है। ये चीजें हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो बेटा एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका मेरे पास एलसीएम आ जाता है x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां मेरे पास ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर मेरे पास बच जाएगा x प्लस 1, दरमियान में क्या है प्लस, और यहां मेरे पास क्या बच जाएगा, यहां पे मेरे पास बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 5। अक्सर बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है कि भाई सर x प्लस 1 कहां से आ गया। तो बेटा अगर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को सिखा देता हूं, और वो ये है। देखिए बेटा, मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो है 1 बाई एक्स, वो है 1 बाई एक्स। इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, एलसीएम को। तो देखिए बेटा 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एलसीएम क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1। तो x और x क्या हो गए कैंसल, तो बचा क्या x प्लस 1। तो पहले पोजीशन पे मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया, दरमियान में क्या है प्लस, मैंने प्लस लिख दिया। अब यही काम जो मैंने फर्स्ट टर्म के साथ कर लिया है आप सेकंड टर्म के साथ भी कर ले। तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, देखे सेकंड टर्म मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 क्या हो गए कैंसिल, तो बच गया क्या 3x। सीधे ले जाके आप ऊपर लिख दे तो ये आ गया 3x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा खत्म। तो बेटा देखें x प्लस 3x क्या आ जाएगा 4x प्लस 1, आपके पास ये आ जाएगा 5, और यहां पे हमारे पास है x प्लस 1 इंटू एक्स। अब देखे बेटा एलसीएम तो हमने निकाल लिया, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, हम ये कर लेते हैं कि भाई इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब मर्जी आपकी है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बेटा जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 5x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये बन जाएगा। अब देखें फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया खत्म। तो ये चीज आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है कि जब भी हमारे
स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कहीं फ्रैक्शनल फॉर्म मौजूद हो तो सबसे पहला टास्क ये है कि हम फ्रैक्शनल फॉर्म को रिमूव कर लेंगे, और फ्रैक्शनल फॉर्म को रिमूव करने के लिए हम एलसीएम निकाल देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे, तो फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इस तरफ हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक बेटा आप लोग इसको लिख दें। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म का जो दूसरा प्रॉपर्टी है। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा वो ये है कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो बेटा ये दूसरा पॉइंट आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। देयर डज नॉट exist two or more factors in product form. हमारे पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। इफ so then multiply and simplify them अगर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो बेटा कहीं पे आपके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, तो आपका दूसरा प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बेटा देखें आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू मेरे पास 4 इंटू 2x प्लस 1। जरा गौर कर ले, ये देख लो, ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में फैक्टर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो बेटा आपके पास फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है। कोई पैरेंथेसिस यहां आपको नजर नहीं आ रहे। पैरेंथेसिस मीन ये ब्रैकेट्स, इस तरफ के कोई ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहा है इधर नहीं। तो अगर आपके पास इस तरफ के कोई ब्रैकेट्स आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर तो आपने उनको मल्टीप्लाई करके क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई कर ले। x मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाई -3 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज x, और 1 मल्टीप्लाई बाई -3 इज -3, और ये क्या जाएगा 8x प्लस 4 1 टाइम इज 4। अब देख ले एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, क्या बन जाएगा -2x -3 दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बेटा ख्याल रखना है अगर कहीं पे आपके पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से आपका प्रोडक्ट फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट, यानी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और जो तीसरा प्रॉपर्टी है
स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो बेटा देखे तीसरा प्रॉपर्टी आप लोगों के पास क्या है, थोड़ा सा तवज्जो देना है, गौर कर ले इस स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर। तो आपके सारे के सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे क्या है, जीरो है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आपका जो एक्सप्रेशन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के पावर के लिहाज से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये देख ले, स्क्वायर पावर, उसके बाद वन पावर और उसके बाद कांस्टेंट टर्म, यानी बड़े पावर से छोटे पावर की तरफ जा रहा है। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपके पास जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑल टर्म्स शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, एंड मस्ट बी अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो ये आपके पास तीसरा प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने अपने जहन में बिठाना है। ऑल टर्म्स मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये राइट साइड पे हो और लेफ्ट साइड पे जीरो हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आप देखें y इज इक्वल टू जीरो लिख दो या 0 इज इक्वल टू y लिख दो, बात एक ही है। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम तरतीब के लिए जरा देख ले बेटा, इस फॉर्म में थोड़ा सा हम रिलैक्स फील कर लेते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि भाई वेरिएबल जितने भी है आपके पास, टर्म्स जितने भी है वो सारे लेफ्ट साइड पे हो। अगर कोई बच्चा कहे सर मैं ऐसा लिखना चाहता हूं, तो इन दोनों का मतलब क्या है, सेम है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो आप लोगों को सिखाया जाता है आपके 9th क्लास में, a इज इक्वल टू बी हो देन b इज इक्वल टू a, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो बेटा लेकिन एक तरतीब के लिए हम क्या कर लेते हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे रख दे देते हैं और राइट साइड पे क्या रख लेते हैं, जीरो को रख लेते हैं। तो अब देखिए बेटा, ऑल टर्म्स मस्ट बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड शुड बी अरेंज्ड, एंड शुड बी अरेंज्ड in descending order, descending order with respect to power of वेरिएबल। वेरिएबल के पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन बड़े पावर से स्मॉलर पावर की तरफ जाना है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है कुल मिला के आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। पहला प्रॉपर्टी आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शनल फॉर्म मौजूद हो तो हम निकाल लेंगे एलसीएम, अप्लाई कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी, दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर हो गए तो कर लेंगे मल्टीप्लाई और फिर कर लेंगे सिंप्लीफाई, वो भी खत्म हो जाएगा। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है, आपके जितने भी टर्म्स हैं वो सारे लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और वो अरेंज होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोग देखें, अगर मौजूद है उस फॉर्मेट के अंदर तो वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर नहीं है तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। तो अपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने यही काम करना है।
यही 3 स्टेप्स है, इन प्रोसेस से गुजार के हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा रहा हूं और उस एग्जाम्पल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके। तो अब आप देखें, कन्वर्ट आपके पास 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 6 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। पहला पॉइंट हमने देखना है कि भाई फ्रैक्शनल फॉर्म है या नहीं है। आप देख रहे हो कि फ्रैक्शनल फॉर्म है। अब फ्रैक्शनल फॉर्म हो तो हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेटा देख ले, ये 2x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 6। एलसीएम अगेन बेटा मैंने बताया है, डिनोमिनेटर में जितने भी डिफरेंट टर्म्स हो सबको एलसीएम में शामिल किया जाएगा। अब देखें मेरे पास डिफरेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, x एक और दूसरा x प्लस 1, ये मेरा एलसीएम आ गया। अब देखो बेटा, इस एलसीएम को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2x, नीचे बचेगा x। 2x मल्टीप्लाई बाय x कर लोगे तो 2x स्क्वायर। अगेन जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है डायरेक्ट लिखने में, तो वो यहां देख ले भाई, मैंने क्या कहा था, आप फर्स्ट टर्म के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई कर लो। क्या है मेरा एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, 2x मल्टीप्लाई बाय x क्या आ गया, तो x स्क्वायर, दरमियान में कौन सा साइन, प्लस। यही काम आप सेकेंड टर्म के साथ भी कर ले, 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई बाय x इंटू एक्स प्लस 1, तो x और x कैंसिल, 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6। अब देखें बेटा थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास क्या आ जाता है 2x स्क्वायर, आपके पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x स्क्वायर प्लस x दैट इज इक्वल टू 6। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को, और इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब मर्जी आपकी है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को पहले, इन दोनों को बाद में कर लो, या इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई और इन दोनों को बाद में कर लो, रिजल्ट में सेम ही आना है। तो बेटा देखे मेरे पास क्या बन जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जब भी मल्टीप्लाई कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो मेरे भाई, मेरे पास फ्रैक्शनल फॉर्म खत्म। अब आओ दूसरा प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए फैक्टर्स, अगर है तो मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो। ये देख लो, ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में, कर लो मल्टीप्लाई, कर लो सिंप्लीफाई। तो बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर इज 6x स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय x इज 6x दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये लो भाई, दूसरा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट। वो तीसरा प्रॉपर्टी क्या था, तीसरा प्रॉपर्टी सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, राइट साइड पे 0 होना चाहिए, और आपके जितने भी टर्म्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल। तो तीसरा प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद ब खुद आ जाएगा।
अब देखें मेरे पास यहां पे देखें राइट साइड पे जीरो नहीं है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इन सब टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। अब टर्म्स को शिफ्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है, जो टर्म्स प्लस में हो इधर शिफ्ट कर लोगे तो माइनस बन जाएंगे, जो टर्म्स माइनस में है इधर शिफ्ट कर लोगे तो प्लस बन जाएंगे। तो बेटा ये 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x स्क्वायर इधर आके माइनस 2x स्क्वायर प्लस x इधर आके माइनस x प्लस 1 इधर आके माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स है, देखे बेटा ये दोनों लाइक टर्म्स, सिंप्लीफाई कर लो। 6x स्क्वायर से 2x स्क्वायर निकाल लोगे तो बचेगा क्या, 4x स्क्वायर। उसके बाद ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 6x से 1x निकाल लोगे तो बचेगा क्या, 5x, और आगे मेरे पास -1 दैट इज इक्वल टू 0। आप जरा गौर कर ले, तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर है कि नहीं। मेरे पास कोई फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं है, कोई मेरे पास दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं है, यानी पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स नहीं है, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल। ये देख लो स्क्वायर पावर 1 पावर कांस्टेंट टर्म। तो विच इज द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, विच इज द required standard form, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटा ये जितने भी स्टेप्स अगर आप लोगों को क्लियर है तो खत्म क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो यहां तक बेटा सारा कुछ नोट कर ले। अब मेरा जो लास्ट मेन ऑब्जेक्टिव नंबर 5 वो हम डिस्कस कर लेंगे अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर। और हमारा जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज सॉल्यूशन या मेथड्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मेथड्स which are used to solve quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज कर लेते हैं। अगर ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा याद रख ले, देयर आर 3 methods which are used in order to solve quadratic equations। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड्स यूज कर लेते हैं। एक मेथड मेरे पास है बेटा कौन सा, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ये आ गए 3 मेथड्स जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज कर लेते हैं। तो बेटा याद रख ले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बराबर 3 मेथड्स यूज कर लेते हैं, जिनमें से पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और याद रख ले, इन 2 मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 1.1
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और ये एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने सीख लिया तो कंप्लीट। तो बेटा इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करना है फैक्टराइजेशन मेथड को, और उसके बाद हमने सीखना है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद सेम वही काम हमने इसके लिए करना है और सेम वही काम हमने इसके लिए भी करना है। यहां पे आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, और वो सवाल ये है कि भाई हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें एक मेथड काफी है सॉल्व करने के लिए। हम तीन मेथड्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वाई वी आर डिस्कसिंग 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमारा ऑब्जेक्टिव है तो एक मेथड काफी है। तो इस चीज का जवाब आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को दूंगा, फिलहाल नहीं। ठीक है बेटा, आपको आगे जाके इस सवाल का जवाब मैं प्रोवाइड कर लूंगा कि भाई 3 डिफरेंट मेथड्स की जरूरत क्यों पेश आई, एक ही मेथड तो काफी था। तो ये चीजें आप लोगों ने सीखना है, बहुत जरूरी है। तो बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। इसके मुकम्मल प्रोसीजर आप लोगों को सिखाए जाएंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा हम आ जाते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ आते हैं। तो देखिए बाई फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन की मदद से मेथड नहीं सिखाऊंगा, मेथड का प्रोसीजर सिखाऊंगा। प्रोसीजर सीख गए तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन का जो लफ्ज है ये आप लोगों ने 9th क्लास में कर लिया है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे फैक्टराइजेशन के कोई 10 टेक्निक्स सीखे हैं अपने 9th क्लास में। तो ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है। अब देखें बेटा स्टेप नंबर 1, इसके लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर नहीं है तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओगे। और स्टेप नंबर 2, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक, नहीं है तो आप कन्वर्ट कर लोगे। कन्वर्ट करने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली। जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को दिया गया है उसको आपने कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है। अब यहां पे फिर बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फैक्टराइजेशन के तो 10 टेक्निक्स थे जो हमने सीख लिया था, क्या वो सारे टेक्निक्स यूज होंगे? नहीं, फैक्टराइजेशन के सारे टेक्निक्स यूज नहीं होंगे। गिने चुने टेक्निक्स है जो बेटा मैं यहां यूज कर लूंगा और जो एक्सरसाइज के अंदर यूज होते हैं, जो आपके 100% क्वेश्चंस को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। तो बेटा याद रख ले फैक्टराइजेशन के जो गिने चुने टेक्निक्स है उनमें से एक टेक्निक है बाय मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड। मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड ये कोई नया मेथड नहीं है, हमने अपने 9th क्लास में ये मेथड सीख लिया है।
मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड सबसे ज्यादा यूज होगा एक्सरसाइज के अंदर, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड ये है। और इस मेथड का दूसरा नाम है 3 to 4 टर्म्स मेथड। 3 to 4 टर्म्स मेथड। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 होते थे, लेकिन हम ब्रेक करके 4 बनाते थे। तो इसका दूसरा नाम क्या है? 3 to 4 टर्म्स मेथड, सबसे ज्यादा यूज होगा। अगर मुख्तसर बात किया जाए तो 98% क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर इस मेथड से क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और दूसरा जो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला। ये या ये क्या लगना है, ये भी हमने अपने 9th क्लास में सीख लिया है कि इस तरह के फार्मूले कब और कैसे बनते हैं। और एक और फार्मूला है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं कहीं हम ये भी यूज कर लेंगे, कहीं कहीं हम ये भी यूज कर लेंगे। और स्पेशली ये यूज होता है आपके पास अमूमन प्योर क्वाड्रेटिक के लिए, अमूमन। लेकिन मैंने नहीं कहा हर सूरत प्योर के लिए यूज होगा, अमूमन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम ये यूज कर लेते हैं अमूमन। क्या लगना है? तो बेटा कहीं कहीं हम ये वाला टेक्निक भी यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए। और उसके बाद बेटा एक हद क्वेश्चंस में कहीं कहीं ये वाला केस भी यूज होगा। ये फैक्टराइजेशन का पहला केस है जो 9th में आप लोगों को सिखाया जाता है। अगर थ्रू आउट कुछ कॉमन आता है तो उसको कॉमन निकाल लिया जाए, उसको कॉमन निकाल लिया जाए। तो बेटा याद रख ले, आपके एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से मैंने बताया 98% क्वेश्चंस को ये कवर कर लेगा, 1% क्वेश्चंस को ये मेथड्स कवर कर लेंगे। क्या लगना है? बहुत जरूरी है। तो जब आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टेप नंबर 3 की तरफ हम आ जाएंगे। और स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, आप देख ले बेटा। स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये वो स्टेप है जिसको बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है, अप्लाई द जीरो प्रॉपर्टी मेथड। अप्लाई द जीरो प्रॉपर्टी मेथड। आपने यूज करना है जीरो प्रॉपर्टी मेथड। अब मैंने बताया ना बेटा, ये प्रॉपर्टी वो है जो बच्चे यूज करते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। तो मेरे बच्चे जीरो प्रॉपर्टी मेथड क्या है, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। साइड पे कुछ डिफिनेशंस मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूं जीरो प्रॉपर्टी मेथड के लिए। तो बेटा जीरो प्रॉपर्टी मेथड ये है कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो, तो इन दोनों फैक्टर्स का जीरो होना लाजमी नहीं है। ये नेट रिजल्ट जीरो हो सकता है अगर ए जीरो हो या बी जीरो हो। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? जीरो प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो तमाम फैक्टर्स का जीरो होना लाजमी नहीं है। उनमें से कोई एक भी जीरो हो तो आपका नेट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जीरो प्रॉपर्टी मेथड। जैसे देखिए बेटा, इधर अगर ए जीरो हो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू जीरो, या ए जीरो ना हो बी जीरो हो तो जीरो मल्टीप्लाई बाय ए इज अगेन जीरो। तो ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर कब बनता है? जब ए जीरो हो या बी जीरो हो। इसलिए हम लिखते हैं आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? जीरो प्रॉपर्टी मेथड। इसी तरह बेटा तीन फैक्टर्स हो, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ सकता है। आइदर ए इज इक्वल टू जीरो आर बी इज इक्वल टू जीरो आर सी इज इक्वल टू जीरो। सबका जीरो होना लाजमी नहीं है। तो जीरो प्रॉपर्टी मेथड का डिफिनेशन क्या है? व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रॉपर्टी मेथड का डिफिनेशन मैं आप लोगों के लिए यहां लिख रहा हूं। एक छोटा सा डिफिनेशन आप जीरो प्रॉपर्टी मेथड का यहां लिख देंगे। इफ द
प्रोडक्ट ऑफ टू or more factors is equal to 0, then any one of them must be equal to 0. This property is called zero property method. Zero property method. Example, a multiply by b is equal to 0 हो तो either a equal to 0 or b is equal to 0. ये जीरो प्रॉपर्टी मेथड का आपके पास आ जाता है डिफिनीशन, जो आप लोग यूज कर लेते हो लेकिन आपको पता नहीं होता है। जल्दी से आप लोगों ने नोट डाउन करना है। अब ये हो गया बेटा मेरे पास तीसरा स्टेप, आपने जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई करना है और जीरो प्रॉपर्टी मेथड का डिफिनीशन मैंने आप लोगों को लिख दिया है। अब स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, स्टेप नंबर 3 कंप्लीट, तो आओ स्टेप नंबर 4 की तरफ। क्या है स्टेप नंबर 4? तो स्टेप नंबर 4 हमारे पास ये है कि जो ही आप जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई कर लोगे नतीजे में दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। आपने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा सॉल्व ईच लीनियर इक्वेशन in order to find value of variable। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज कर लोगे तो नतीजे में दो फैक्टर्स आएंगे हमेशा हमेशा के लिए और दोनों लीनियर फैक्टर्स होंगे। और जब आप जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई कर लोगे तो नतीजे में आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे और आपने दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। यू आपका फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो बराबर ये 4 स्टेप्स आप लोगों ने अपने जहन में बैठाना है। बेटा हर मेथड के अपने स्टेप्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं, आपने सीखना है प्रोसीजर्स, न कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपने मेथड को सीखना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आगे जाना है। पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ठीक, नहीं है तो लेके आओगे। उसके बाद आप क्या कर लोगे, कंप्लीटली फैक्टराइज कर लोगे और कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए इन 3 मेथड्स को फोकस करना है, सबसे ज्यादा यूज होगा ये। उसके बाद क्या कर लोगे, स्टेप नंबर 3 में जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई कर लोगे। उसके बाद आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लोगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगा, अपना मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, उसके बाद फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो देखे आपके पास सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 6 by factorization method, by factorization method, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। चलो भाई देखते हैं, हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 6। आओ पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, नहीं है, पहला स्टेप बराबर क्लियर है, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नहीं है, दूसरा स्टेप भी क्लियर है।
तीसरा स्टेप, आपके सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए और वेरिएबल के पावर के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। तो भाई तीसरे प्रॉपर्टी की कमी हमें महसूस हो रही है, तो जिस चीज की कमी हमें महसूस होगी उसको हम पूरा कर लेंगे। तो बेटा देखें, ये +5x इधर आके -5x, ये +6 इधर आके -6, दैट इज इक्वल टू 0। जिस चीज की कमी हमें महसूस हो रही थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसको क्या कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो बेटा फैक्टराइजेशन के 4 स्टेप्स। पहला स्टेप ये था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, आ गया। आओ दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप हमारे पास ये था कि आप लोगों ने इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, और कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए मैंने 3 मेथड्स आप लोगों के लिए लिखवाया है। तो देखे थे बेटा मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड मुमकिन है या नहीं है। अब मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लो भाई, फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं -6x। मिडल टर्म यानी जो दरमियान में है उसके टोटल 2 हिस्से आप लोगों ने बनाना है, 2 हिस्से आप लोगों ने बनाना है। उन दोनों हिस्सों को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए, और बेटा एड सब्ट्रैक्ट करने से ये आना चाहिए। और वो मेरे पास है 2x और एक मेरे पास है 3x। लेकिन बेटा आप एक रूल है ख्याल रखना है, अगर पहला टर्म पॉजिटिव हो, दूसरा टर्म नेगेटिव हो, तीसरा टर्म नेगेटिव हो, तो जो आप लोग ब्रेक कर रहे हो उनमें से लार्ज वैल्यू के साथ भी नेगेटिव साइन लगाओगे, स्मॉल वैल्यू के साथ भी नेगेटिव साइन लगाओगे। ये मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड में साइन को एकोमोडेट करने के कुछ 4 टेक्निक्स है। आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हुए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन ये सारा कुछ 9th क्लास में हम बच्चों को सिखा देते हैं। तो बेटा देखें, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, तीसरा टर्म नेगेटिव, तो रूल के मुताबिक इन दोनों के साथ क्या आना चाहिए, नेगेटिव साइन। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये देखना, अच्छा सॉरी, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, अगला टर्म नेगेटिव हो तो लार्ज के साथ आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ठीक ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, सॉरी उसके लिए। आपके पास आ जाएगा वो 2 फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे बेटा, आपके पास आ जाएंगे x और 6x, x और 6x। लेकिन ख्याल रख ले, अगर पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव और तीसरा टर्म नेगेटिव हो तो ब्रेक डाउन होने वाला है लार्ज टर्म के साथ नेगेटिव साइन, स्मॉल टर्म के साथ पॉजिटिव साइन। ये रूल है साइन को एकोमोडेट करने के लिए, साइन को एकोमोडेट करने के लिए। तो बेटा हम क्या कर लेंगे, लार्ज टर्म -6x है, इसके साथ नेगेटिव साइन, और स्मॉल टर्म के साथ पॉजिटिव साइन। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आता है, -6x। -6x से x निकाल लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा -5x। तो याद रख ले, ये बहुत जरूरी चीज है, एक्सरसाइज के अंदर मैं मुसलसल आपको गाइड करता रहूंगा। तो अब आप क्या कर लोगे, इस -5x को हटाओगे, इसकी जगह एक वैल्यू +x और दूसरा -6x इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो तो मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड का दूसरा नाम 3 to 4 टर्म मेथड। नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं लेकिन हम 4 बना देते हैं। और बेटा जब आप मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड यूज कर लोगे तो उसके बाद इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, बताए यहां पे हमारे पास क्या कॉमन आता है, x +1, यहां पे क्या कॉमन आता है, -6, तो x +1। और आपको पता है कि जब हम पेयर्स में कॉमन निकाल देते हैं तो ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो समझो हमसे कहीं गलती हो चुका है।
अब गलती कहाँ हो चुका है, या तो हमने साइन में थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, या तो हमने फैक्टर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया है। तो ब्रैकेट वाले ये टर्म्स सेम होनी चाहिए लाजमी तौर पर। अब बेटा देखे, मैं x प्लस 1 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बच जाता है, x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब आ जाओ भाई स्टेप नंबर 3 की तरफ, जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई करो। अब देख लो ये दो फैक्टर्स, दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। जब दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आपको पता है कि हम वहां जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई करते हैं। और जीरो प्रॉपर्टी मेथड ये है कि आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप जीरो प्रॉपर्टी मेथड अप्लाई कर लोगे तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि नतीजे में दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे। कितने लीनियर इक्वेशंस? दो लीनियर इक्वेशंस। और अब देखिए बेटा, एक लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये है, दूसरा लीनियर इक्वेशन मेरे पास ये है। इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। स्टेप नंबर 4 क्या था? सॉल्व ईच लीनियर इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये +1 उधर जाके -1, ये -6 उधर जाके +6, तो ये हमारे पास आ गए वेरिएबल के कितने वैल्यूज? दो वैल्यूज। तो ख्याल रखना है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो नतीजे में हमारे पास वेरिएबल के दो वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं इन वैल्यूज को सॉल्यूशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशंस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएंगे। इनको हमेशा हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट की फॉर्म। जाओ चैप्टर नंबर 7 9th क्लास, वहां पे हमने आपको बताया था कि भाई आखिर में वेरिएबल के जो वैल्यूज आते हैं दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस, और उनको हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखते हैं। और सॉल्यूशन सेट का शॉर्ट फॉर्म S.S। अब बताओ, एक वैल्यू -1, दूसरा वैल्यू 6। अगर किसी बच्चे को सॉल्यूशंस के बारे में नहीं पता तो वो बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशंस का डिफिनीशन लिखते हैं। सॉल्यूशन से क्या मुराद है? सॉल्यूशन से मुराद वेरिएबल के वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। वेरिएबल के वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। वही 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको सिखाया जाता है रेडिकल इक्वेशंस के अंदर। आप लोग चेक करते थे वैल्यूज पुट करके, जो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आना चाहिए? सेम। तो आप x की जगह यहाँ -1 पुट कर ले, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आएगा। अब x की जगह यहाँ पे 6 पुट कर ले, लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमेशा हमेशा इसको सेटिस्फाई कर लेंगे। तो बेटा ऑल दोज values of variable which satisfy given equation are called its solution। वो सारे वैल्यूज उसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। और सॉल्यूशंस की मदद से हम क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन सेट का डेफिनेशन भी चाहिए तो सॉल्यूशन सेट का डेफिनेशन भी लिख दो। सॉल्यूशन सेट क्या होता है? सॉल्यूशन सेट एक सेट होता है जिसमें आपके पास उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। एक सेट होता है जिसमें आपके पास गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। अ सेट which contain all the possible solutions of given equation, उस सेट को हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट। तो बेटा यहां तक हमने डिस्कस कर लिया अपना फैक्टराइजेशन मेथड, और आपने ये सारे चीजें अपने जहन में बिठाना है
आपने इनको तैयार करना है, क्योंकि जो ही मैं एक्सरसाइज के अंदर जाऊंगा तो वहां पे अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। तो आज हम यहाँ तक, और अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो भी जब हमारा क्लियर हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में जाके एक्सरसाइज 1.1 को क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद हम अपने अगले स्टेप में मेथड की तरफ मूव कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा खुदा हाफिज।